ये इंटर वन में एक इनकम टैक्स में चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम, या इसे बोल देते हैं अग्रीगेशन ऑफ इनकम। मतलब किसी की इनकम किसी और में ऐड करना। इनकम ऑफ अ पर्सन टू बी क्लब्ड with someone else। एक बंदे की इनकम किसी और की इनकम में ऐड करना, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। अब क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब इनकम किसी और में जोड़ना है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में आपको पता है स्लैब सिस्टम है। स्लैब सिस्टम में क्या है, 250 माफ है, वैसे तो 87A मिल जाती है। अगर मैं ऑप्शनल रिजीम में भी बात करूं तो 5 लाख तक माफ है, और अगर मैं डिफॉल्ट रिजीम में बात करूं 7 लाख तक 87A उड़ा देती है। 25,000 की 87A मिलती है। अगर आप इनकम को डिवाइड कर दो तो टैक्स बचाने का एक बढ़िया तरीका हो जाएगा। जैसे इसमें सेक्शन आएगा 6414। हस्बैंड की इनकम अच्छी है, हस्बैंड वो वाइफ को एक एफडी, बैंक की एफडी ट्रांसफर कर देता है फ्री में, विदाउट एनी चार्ज। उस एफडी का इंटरेस्ट वाइफ को आता है मान लो 2 लाख रुपए। हस्बैंड की अदर इनकम जो है बहुत अच्छी खासी है, मान लो उसकी इनकम है 15 लाख अदर, ये 3 लाख रुपए आ रही है मान लो इनकम। ये 3 हस्बैंड में की इनकम थी, हस्बैंड की इनकम 18 लाख थी। हस्बैंड किस स्लैब में चल रहा था, 30% में। उसने क्या किया, हाउस वाइफ थी वाइफ, उसके नाम एफडी कर दी। एफडी कर दी तो वाइफ को जो इनकम आने लगी वो क्या है, 3 लाख। वाइफ हाउस वाइफ है, 3 लाख रुपए तक की इनकम पे तो टैक्स ही नहीं लगेगा। अगर मैं ऑप्शनल रिजीम की भी बात करूं तो 5 लाख तक की नहीं लगेगा, क्योंकि T7A की रिबेट मिल जाएगी। इनकम को डिवाइड कर दिया, बहुत बड़ी टैक्स की क्या होगी, सेविंग। वाइफ घर की घर में ही है, इनकम भी घर की घर में है, टैक्स बच गया। मजा तो तब है जब किसी और को दो, किसी और को एफडी दोगे तो एफडी हाथ से निकल लेगी, समझ गए, इनकम टैक्स बनाने बचाने के चक्कर में। पर कोई और लेगा भी नहीं, क्योंकि 56 to 10 बीच में टांग अड़ाएगा। 56 to 10 गिफ्ट के रूल लगाते हुए किसी और को दिक्कत खड़ी करेगा, वो लेगा नहीं। ये ऐसी चीज लेगा जो 56 to 10 में ना आए, वो चीज लेगा वो 56 to 10 में ना आए। तो चलो, क्लबिंग के रूल क्यों बने, क्योंकि टैक्स की चोरी होती है। अपनी इनकम को डिवाइड करके टैक्स बचता है, स्लैब सिस्टम है। तो इनकम टैक्स ने रूल बनाए इस टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए। वो रूल्स क्या हैं वो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट सेक्शन अदर सोर्सेज का कौन सा था, 57 एक्सपेंडिचर, 58, 59 पास्ट में कोई खर्चा क्लेम कर लिया 57 में, बाद में वो क्या आ गया, रिफंड आ गया, वापस आ गया किसी भी वजह से, तो उस पर टैक्स लगेगा, नो डाउट। मैंने लोन लेके कहीं इन्वेस्ट किया पैसा किसी डिवेंचर में, लोन का इंटरेस्ट मैंने खर्चा क्लेम कर लिया। कल को क्या हुआ, सरकार की कोई स्कीम आई, मुझे इंटरेस्ट क्या आ गया, थोड़ा सा रिफंड, तो वो मुझे क्या है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। कौन सा सेक्शन था, 59। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अदर सोर्सेज शुरू हुआ था हमारा 56(1) से, खत्म हुआ 59 पे। चलते हैं सेक्शन 60 पे। सेक्शन 60 क्या कहता है, स्लैब सिस्टम को अवॉइड करने के लिए लोग इनकम को क्या करते हैं, इधर उधर शेयर करने की कोशिश, असेट्स ट्रांसफर की कोशिश, उसे रोकने के लिए इनकम टैक्स ने एक चैप्टर बनाया क्लबिंग ऑफ इनकम, कि तुम तो टैक्स की जो मेन
रूल्स हैं उसको तुम क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। तो इसको रोकने के लिए देखो, टू कर्ब सच प्रैक्टिस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, क्लबिंग के प्रोविजन आए, सेक्शन 60 से 64 आया ताकि क्लबिंग के रूल से ये टैक्स अवॉइडेंस रुक सके। पहले सेक्शन पे चलता हूं, सेक्शन 60। ये सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 60 कहता है अगर किसी को सेट दिए बिना आपने इनकम दी तो ये गलत है। यू कांट ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। मैंने कहा अर्जुन ये लो घर, घर तो मेरा है, रेंट तुम्हारा। घर नहीं दिया अर्जुन को, क्या दे दी, इनकम। इनकम टैक्स कहते हैं, क्या मतलब हुआ भाई? चाहे तुम पक्का अग्रीमेंट ही क्यों ना कर लो, इस बात का कोई मीनिंग नहीं। सेक्शन 60 कहता है इस तरह से इनकम ट्रांसफर गलत है। सुमित तुम्हारी इनकम में ये वाला इनकम आके जुड़ेगा। मैंने बैंक में एफडी करवाई, सुनो, पंजाब नेशनल बैंक में मैंने 5 लाख रुपए डाला, एफडी बनवाई, जिसपे इंटरेस्ट की रेट कितनी है नॉर्मली 8% पर annum। मैंने बैंक को 5 लाख रुपए दिए, मैंने इंस्ट्रक्शन दी, इंस्ट्रक्शन टू बैंक टू ट्रांसफर इंटरेस्ट इनकम टू माय वाइफ। 40,000 रुपए इनकम आएगी लगभग, जो भी मेरी वाइफ को दे देना। एफडी नहीं कहा मैंने वाइफ को दे दो, मैंने क्या कहा, दे दो। इनकम टैक्स कहता है ये हमें मंजूर नहीं। किसी को सेट दिए बिना आप इनकम ट्रांसफर करो तो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं। वाइफ की जगह कोई फ्रेंड भी है तो भी एक्सेप्टेबल नहीं। कि मैं कहूं ये एफडी रखो, करो, एफडी मेरी रहेगी पर इसका हर साल का जो इंटरेस्ट है ना वो मेरे दोस्त को दे दिया करो। सेक्शन 60 कहता है ऐसे कैसे भाई, ये जो इंटरेस्ट है वो सुमित तुम्हारी इनकम में जुड़ेगा। वाइफ को जा रहा है, जाने दो, लेकिन टैक्स वाइफ नहीं भरेगी, टैक्स सुमित तुम भरोगे। ये गलत है, सेक्शन 60 कहता है ये गलत है। इंटरेस्ट की इनकम आई, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक एफडी रिसीव बाय वाइफ। कितना इंटरेस्ट है वाइफ को, 40। जैसे कि बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, बैंक किसको दे रहा है पैसा, वाइफ को दे रहा है बैंक, ठीक है ना। तो 40,000 रुपए की इनकम जो बैंक वाइफ को दे रहा है उस पे टैक्स वाइफ नहीं देगी। ये टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ क्या है, एक स्टूडेंट पूछता जी पैसे ले आए थे आप 40,000 रुपए, लाने को किसने कहा है, इनकम टैक्स देने को कहा है। ये थोड़ी कहते इनकम टैक्स वाइफ से तुमने लेके आने हैं पैसे, ये कोई रूल नहीं है, रखे वाइफ। लेकिन टैक्स फिलहाल उस 40,000 रुपए वाइफ नहीं, टैक्स कौन देगा, हस्बैंड। दोस्त को दे दिए होते, मेरा दोस्त है राकेश, मैंने कहा चलो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है थोड़ी, 40,000 रुपए बैंक की एफडी का इंटरेस्ट राकेश को मिल जाए, मैंने पक्के वाला अग्रीमेंट कर लिया। पक्के वाला मीन्स हमेशा के लिए स्टैम्प पेपर पे, इस एफडी का इंटरेस्ट जब तक राकेश जिंदा है, राकेश का एफडी लाइफ टाइम की है, और जब तक राकेश जिंदा है ये इंटरेस्ट राकेश का, और आई कांट कैंसिल द अग्रीमेंट। ये इरिवोकेबल ट्रांसफर है। सुनते चलो, ये वर्ड भी है, इसका मीनिंग भी है, सब है। अपना सारा कुछ इसमें डल है, ब्रैकेट में दे दे के आगे सारा। इरिवोकेबल मीन्स नॉन कैंसिलेबल, जिसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। नॉन कैंसिलेबल मीन्स मैं चाहूं भी तो अब अग्रीमेंट नहीं बदलेगा, ऐसा पक्के वाला अग्रीमेंट है। तो भी इनकम टैक्स कहते हैं यार तू कहां से ये बातें ला रहा है, पक्के वाला अग्रीमेंट है, स्टैम्प पेपर पे लिखा है। हमने कब कहा पक्के वाला अग्रीमेंट करो, हमने तो सीधा रूल दिया सेक्शन 60 कि यू कांट ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट।
अगर आपने ऐसा किया तो दैट इनकम विल बी क्लब्ड विद योर इनकम, इट इज टैक्सेबल इन योर हैंड्स, नॉट इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी। दोस्त राकेश टैक्स नहीं देगा, आप देंगे। क्लियर? बोलो, ये सेक्शन समझ आया? सेक्शन 60 पहला सेक्शन है क्या, क्लबिंग को रोकने का। अगर किसी को इनकम ट्रांसफर की, ये ट्रांसफर रिवोकेबल है या नहीं, कैंसिल करने लायक है या नहीं, मतलब मेरे हाथ में पावर है, आई कैन कैंसिल इट, ये अग्रीमेंट कैंसिल भी कर सकता हूं, ये रिवोकेबल ट्रांसफर। और आई कांट कैंसिल दैट अग्रीमेंट, तो इट इज इरिवोकेबल ट्रांसफर। बट इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा, आई कहां से ये बात रिवोकेबल की, आगे एक पॉइंट है वहां आएगी, लेकिन इस पॉइंट में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, क्लब होगी, ट्रांसफर की इनकम में ये इनकम आके क्लब होगी। पढ़ो, एक एग्जांपल से समझ जाओगे। क्या, एस ने ट्रांसफर कर दी रेंट की इनकम, किसको, अपने दोस्त आर को। लाइफ टाइम ऑफ आर के अंदर ये इनकम आर की रहेगी। पक्के वाला अग्रीमेंट कर लिया इसने कि ये इनकम जिंदगी भर जब तक आर जिएगा किसकी रहेगी, आर की, इरिवोकेबल ट्रांसफर है। लेकिन भैया सेक्शन 60 कहता है हर हाल में ये इनकम पे टैक्स किसको देना है, एस को। तूने अग्रीमेंट जैसा मर्जी किया है, रिवोकेबल या इरिवोकेबल, इट डजंट मैटर, इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर एस। इस पे टैक्स कौन देगा, एस। अगला एग्जांपल, एक और केस पढ़ना। Mr. Watson has transferred through a duly registered document the income arising from godown to his son. बंदे ने पक्के वाला अग्रीमेंट किया रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे कि इस गोडाउन की इनकम किसको जाए, मेरे बेटे को जाए। कहता है विदाउट ट्रांसफर ऑफ गोडाउन, बेटे को गोडाउन नहीं दे रहा, बेटे को गोडाउन नहीं नाम करवा रहा, बेटे के नाम क्या करवा रहा है, सिर्फ इनकम। तो इनकम टैक्स कहता हमें ये मंजूर ही नहीं है क्या आप किसी को सेट ना दो और क्या दे दो, इनकम। फिर अगला पूछता है सर अगर सेट ही दे दे तो आगे बताएंगे ना, फिर सेक्शन 60 नहीं बता रहा, क्या बच गया, बचा कहां है, आगे फंसेगा, आगे सेक्शन। फिलहाल जो सेक्शन है वो तो बात करता है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स, गलत है। किसी को मर्जी ट्रांसफर हुई हो, क्लबिंग का रूल लगेगा, चाहे रिश्तेदार है वाइफ उसको ही नहीं बख्शा, और किसी को तो क्या बख्शना है, क्लबिंग के रूल लगेंगे। क्लियर? तो कहता है ये इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगी, पूछ रहा है मिस्टर वाटसन के लिए। इस पे टैक्स बच्चा नहीं देगा क्योंकि बच्चे को गोडाउन नहीं दिया, बच्चे को क्या दी, सिर्फ इनकम। इस इनकम पे टैक्स कौन देगा, मिस्टर वाटसन देंगे, ना कि बच्चा। सेक्शन 60 खत्म। किसी को डाउट है तो बता दो। चलूं आगे, सही है। सेक्शन 60 खत्म, सेक्शन 61 पे आ जाओ। अब ये वो पंगा डालता है, ट्रांसफर कर दिए सेट्स, कहता है इनकम टैक्स वालों को पूछता है क्या सर अब सही है, कहता है बेटे को ट्रांसफर कर दी सर अब तो सही है, सेट नहीं ट्रांसफर की मैंने तो क्या कर दी, इनकम नहीं सेट ही दे दी। इनकम टैक्स कहता है उसमें भी बातें हैं कुछ, क्या क्या पक्के वाला ट्रांसफर है या फिर ड्रामा है। अगर तूने रिवोकेबल ट्रांसफर किया तो वो गलत है। रिवोकेबल ट्रांसफर कैसे होता है देखना, मिस्टर एक्स ने कोई प्रॉपर्टी, कोई एफडी किसके नाम कर दी, किसी पर्सन के या अपने भाई के, मान लो ब्रदर है, इसने एक घर किसके नाम ट्रांसफर कर दिया, टू ब्रदर। वाई को कर दिया फ्री में, लेकिन अग्रीमेंट में पता क्या लिख लिया, इन द अग्रीमेंट। कहता है हाउस विल बी retained by my brother. Why?
जब तक मैं चाहूंगा मेरे भाई का, जब चाहूंगा वापस ले लूंगा। कहता भाई का तब तक है, भाई तब तक रखेगा जब तक मैं इसे कैंसिल ना कर दूं। यानी आपने उस घर को पूरी तरह से किसी को नहीं दिया, आपने तो क्या किया, जिसको दिया उस पे कमांड कंट्रोल अपना रख लिया। तो भैया भाई रख ले, ऐश कर, किराए पे चढ़ा, जो मर्जी कर, रहना शुरू कर दे, लेकिन जब मन करेगा मैं ले लूंगा भाई। यानी ये प्योर ट्रांसफर है, सही ट्रांसफर है। ये तो कौन सा ट्रांसफर है, रिवोकेबल ट्रांसफर हो गया। ये कौन सा ट्रांसफर हो गया, रिवोकेबल। रिवोकेबल मीन्स कैंसिलेबल, रिवोकेबल मीन्स कैंसिलेबल ट्रांसफर, विच कैन बी कैंसिल एट द इंटेंशन ऑफ ट्रांसफरर। यार ट्रांसफरर कौन है, ट्रांसफरी कौन है, ट्रांसफर की मर्जी, जब चाहे वापस ले ले। अगर ये घर लेट आउट है एट द रेट 7,000 रुपये महीना, इस पे 7,000 रुपये पे टैक्स भाई नहीं देगा। इस 7,000 रुपये पे क्लबिंग के रूल लगेंगे। टैक्स कौन देगा 7,000 रुपये, एक्स। रेंट टैक्सेबल फॉर मिस्टर एक्स, क्योंकि ये सही ट्रांसफर नहीं था। इस पे टैक्स भाई नहीं देगा, कौन देगा, आप, ट्रांसफर एक्स देगा, क्योंकि ये ट्रांसफर गलत ट्रांसफर है, रिवोकेबल ट्रांसफर है। क्लियर, बोलो। चलो मैं कहता हूं ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई, लो अग्रीमेंट में, ये जब चाहूंगा ले लूंगा, पर उसकी इनकम इनडायरेक्टली वाई से किसको आ रही है, एक्स को। मान लो उसकी इनकम 7,000 है, 7,000 है, आधे उसके 3,500 इनडायरेक्टली किसको जा रहे हैं, एक्स को। भैया तूने बेनिफिट ले लिया ना, तूने घर प्योर ट्रांसफर किया होता तो क्या तेरे को इनकम आती इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, नहीं ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तेरा जेन्युइन ट्रांसफर नहीं है, इसमें तेरा कंट्रोल है कि किराया तू खाया जा रहा है, नाम उसका है, थोड़ा ही लिए जा रहा है चाहे, पर क्यों। कहता घर किसी को बेच देने के बाद वो पैर नहीं रखने देता अंदर, ऐसा ट्रांसफर किया करो, वो होता है सही ट्रांसफर। राम ने शाम को घर बेचा, राम अब शाम से पूछ के आता है बेल बजा के अंदर आऊं कि ना आऊं, ठीक है, मालिक कौन बन गया है, वाई। किराया आएगा वाई को, एक पैसा नहीं देगा वो, ये होता है सही ट्रांसफर। ऐसे करो, ठीक है ना, ऐसा जेन्युइन ट्रांसफर करो तो इनकम टैक्स कहता है देयर विल बी नो क्लबिंग, ठीक, टैक्स विल बी पेड बाय ट्रांसफरी। जो तुम ये इफ बट कर करके कर देते हो ना, ये गड़बड़ है, जिसमें आपको डायरेक्टली सरेआम या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली समझ गए, अपने नाम ना लेके वाई से क्या वाइफ के अकाउंट में डलवा लेता है, मदर के नाम डलवा लेता है, सीधी बात, इनडायरेक्टली उसकी इनकम खुद ले रहा है ना एक्स। तो एक्स ने पूरी तरह से वाई को कहां दी है प्रॉपर्टी, उस पर कंट्रोल किसका चल रहा है, एक्स का। चाहे थोड़ी भी इनकम ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्लबिंग के रूल लगेंगे, ये गलत ट्रांसफर है। इस पूरे रेंट पे टैक्स कौन देगा, एक्स, पूरे रेंट में, क्योंकि ये ट्रांसफर क्या है, इरिवोकेबल नहीं है, ये ट्रांसफर क्या है, रिवोकेबल। क्लियर, जेन्युइन ट्रांसफर किया करो, सही है। लेकिन मान लो मैं कहता हूं ये इनकम कोई नहीं आ रही, लो कोई इनकम नहीं आ रही, कोई पंगा नहीं, इनकम तो नहीं आ रही, सही है। एक्स ने अपने भाई वाई को क्या कर दिया, घर ट्रांसफर कर दिया, 56/10 हिट करेगा ना, भाई है, 56/10 हिट नहीं करेगा। चलो अब देखना क्या कह रहे हैं, कहता है दिस हाउस इज टू बी ट्रांसफर्ड in the name of Y and transfer can't be revoked.
इस बंदे ने वाई को घर ट्रांसफर किया, अग्रीमेंट में पता क्या लिखा, एक्स ने लिखा दिस हाउस इज टू बी ट्रांसफर इन द नेम ऑफ वाई एंड इट कांट बी रिवोक, ट्रांसफर कांट बी कैंसिल्ड टिल द डेथ ऑफ वाई, जब तक बेनिफिशियरी, यहां बेनिफिशियरी कौन है, वाई, टिल द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी वाई, या कह लो कौन है ये वाई, ट्रांसफरी कह लो, ट्रांसफरी वाई जब तक जिंदा है उसकी जिंदगी में वो राजा बन के जाएगा, मालिक बन के जाएगा। वाई को कह दो तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब तू ही ना रहा तो आगे तूने करना भी क्या है भाई, जिंदगी भर तो तू एक मकान का मालिक बन के जाएगा, क्योंकि अग्रीमेंट मैंने ऐसा कर दिया है कि तेरे जिंदा रहते तेरे से मैं घर ले ही नहीं सकता। मान लो एक्स ने ऐसा अग्रीमेंट कर दिया, अपने भाई वाई को क्या दे दिया, घर, जेन्युइन ट्रांसफर है ये कि भाई इट कांट बी कैंसिल टिल द डेथ ऑफ वाई, जब तक वाई जिंदा है ये घर पे सारा कंट्रोल किसका है, वाई, किराए पे टैक्स भी कौन देगा, वाई, नो क्लबिंग रिक्वायर्ड। इस सिचुएशन में ये जेन्युइन ट्रांसफर ही है, यानी कौन सा ट्रांसफर है, इररिवोकेबल ट्रांसफर, नो क्लबिंग ऑफ इनकम आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आई, नो क्लबिंग ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू बी मेड, कोई क्लबिंग करने की जरूरत नहीं, टैक्स कौन देगा इस पे, वाई, रेंटल इनकम किसके हाथों में, रेंटल इनकम इज टू बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ, इस पे टैक्स कौन देगा उम्र भर, सही है, क्लबिंग की जरूरत नहीं। लेकिन जिस दिन वाई मर गया उस दिन से घर पे पावर वापस किसके हाथ में आ जाएगी, एक्स, डेथ ऑफ वाई के वक्त ही सारा कंट्रोल किसका आ गया, एक्स, अब के बाद रेंट पे टैक्स कौन देगा, एक्स देगा। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे अगर एक्स पहले मर गया तो कोई बात नहीं, उसका कंट्रोल उसके परिवार के पास आ जाएगा, यानी वाई की डेथ तक एक्स का परिवार कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन वाई मर गया उस दिन एक्स भी मर चुका है पहले ही, एक्स के बच्चे वो प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे वाई के परिवार से, यस, टैक्स वाई के एक्स के परिवार वाले देंगे उस दिन से। हाँ जी, अब पूछो। नहीं 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 नहीं, टाइम लिमिट का कोई इशू नहीं, अगर आपने टाइम डाल दिया ना उसमें इतने साल तो वो रिवोकेबल ट्रांसफर है, यानी आप उसे लेने की बातें कर रहे हो तो वो जेन्युइन ट्रांसफर नहीं, डेथ तक की बात लिखो सीधा। आपको जी 50 साल लिख लिए, 50 साल तो उम्र ही नहीं होगी, वो कोई बात नहीं, अब ये कोई चक्कर नहीं है। अब अपने इंडिया में तो सजा सुनाते हैं ना, अपने इंडिया में जज वैसे सुनाता है, अभी मान लो एक आदमी ने कई मर्डर कर दिए इकट्ठे, या तो फांसी है या फिर सजा सुनाता है, सबकी इकट्ठी करके सजा सुनाता है वो कि हाँ भाई 40 साल 50 साल या उम्र कैद जो भी। लेकिन फॉरेन में क्या करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी इसको 150 साल के लिए जेल में डाला जाए, दूसरा क्राइम किया वो जज सुना रहे इसको 200 साल के लिए 300 साल के लिए जेल में डाला जाए। पूछने वाला हो भी बंदे की उम्र 250-300 साल होती नहीं, तुम कौन सी सजा सुना रहे हो, एडम के जमाने की सजा सुना रहे हो, तब होती होगी उम्र ज्यादा, अब तो उम्र ही नहीं होती 80-90 साल, मजाक जैसा है, वहां ऐसे सुनाते हैं, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ जज को पता है, वो सोच के सारा जोड़ के बताता है भी इसको उम्र भर या फांसी सुना दो, ज्यादा करते हो तो 250 साल सजा सुनाने का क्या लॉजिक है, उम्र ही नहीं है इतनी। अगर वैसे आपने उसमें एज वो डाल ली ना 20 साल के लिए मैं वापिस नहीं लूंगा 30, यह गलत है, क्लबिंग आज से ही होगी। इससे आपको वर्ड क्या डालना है, ईयर नहीं, इट कांट बी कैंसिल या रिवोक टिल द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी। ये जेन्युइन ट्रांसफर है, इरिवोकेबल है, जब तक ट्रांसफर ही जिंदा है, अब छीन नहीं सकते। सुनो, एक्स ने अपने भाई को वाई को घर दे दिया, इस क्वेश्चन को देखो, एक्स ने अपने भाई को घर दे दिया, भाई है बेचारा, उसको घर दे दिया, उसको किराया आ रहा है,
टिल द डेथ ऑफ वाई इट इज इरिवोकेबल, छीन नहीं सकते। थोड़े दिन बाद भाई से झगड़ा हो गया, इसी भाई से, एक्स का अपने भाई से क्या हो गया, डिस्प्यूट। एक्स कहता भी मेरा घर वापस दे, वाई कहता मैं तेरे सामने जिंदा जागता खड़ा हूं, लेके देख ले। अब आप सोचो जी, उसका काम तमाम कर दे वो तो, या किसी दोस्त को कर दिया भैया, टैक्स चोरी के लिए या इन चीजों के लिए मर्डर थोड़ी करेगा, तो वो एक अलग बात हो, इश्यू हो जाएगा, क्राइम। वैसे जब तक वाई जिंदा है आप वापस नहीं ले पाओगे, क्योंकि ट्रांसफर ऐसा है, नो क्लबिंग रिक्वायर्ड इन दैट केस। ऐसे एक आदमी एक ट्रस्ट को दे देता है, राम ने एक ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया, एक घर, ट्रांसफर टू ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ son, and transfer can't be revoked पता है, मान लो अगर सन स्कूल का ट्रस्ट है, तारा बाबा कुटिया ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट बने होते हैं, आपने अपनी प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट को दी, ट्रस्ट को कह दिया ये मेरा बच्चा है, इसको बेनिफिट दे देना, मैं रहूं ना रहूं, एक्स ये राम कह रहा है, मेरे बच्चे को केयर करना, आप बच्चे को दे देना किराया विरा, और ये कह रहा है ये ट्रांसफर कैंसिल नहीं होगा सर जब तक ये बेनिफिशियरी बच्चा जिंदा है। तो जब तक बच्चा जिंदा रहेगा इसकी कोई क्लबिंग होने की जरूरत नहीं है, ये जेन्युइन ट्रांसफर है, नो क्लबिंग रिक्वायर्ड। यानी राम इज नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम which will be arise to trust till the death of son। जब तक बच्चा जिंदा आप ट्रस्ट से वापस ले नहीं सकते ना, नहीं ले सकते ना ट्रस्ट से वापस, अग्रीमेंट ही ऐसा है, ये जेन्युइन ट्रांसफर है, उस पे टैक्स आप नहीं देंगे, कोई क्लबिंग की जरूरत नहीं, आगे वाले टैक्स देंगे। क्लियर? बोलोगे डाउट? ट्रस्ट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रस्ट, एक्चुअल में होता क्या है, ट्रस्ट क्यों बीच में बिचौला बनेगा? ट्रस्ट वो इनकम का कुछ पार्ट ट्रस्ट के पास रहता है, कुछ वो बच्चे को जाता है, ऐसे एग्रीमेंट होते हैं। भाई आधी इनकम ट्रस्ट रख लेगा, अब ट्रस्ट वो सारे पे टैक्स देने के लिए लायबल हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्लबिंग नहीं होगी, क्लबिंग का चैप्टर कह रहा है, क्योंकि ये जेन्युइन ट्रांसफर है। थोड़ी भी इनकम आपको आ गई तो इरादा गलत है, फिर वो प्योर ट्रांसफर नहीं है ना। मैं घर बेच दूं, उसका किराए पे एक पैसा भी मेरे को मिलेगा, जो बायर है उसको मिलेगा ना। अगर मुझे पैसा बीच में मिल रहा है तो मतलब ये ट्रांसफर में कोई पंगा है। वैसे ही अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, मिलना नहीं चाहिए, अगर वो जेन्युइन है, प्योर ट्रांसफर है तो। क्लियर? तो सेक्शन 60 समझ आया, असेट ट्रांसफर के बिना इनकम ट्रांसफर करो गलत है। अब आप आगे इस बात पे लो, असेट ही ट्रांसफर कर देते हैं फिर तो ठीक है। सेक्शन 61 कहता है कर तो दो, लेकिन ये इनकम पे टैक्स ट्रांसफर देगा अगर उस ट्रांसफर असेट से थोड़ी भी इनकम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफर को आती है, या उस असेट पे आपका क्या है, कंट्रोल। यू कैन कैंसिल द ट्रांसफर एट एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट, तो वो गलत है। यानी कोई इनकम आपको ट्रांसफर को आ रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो गलत है। तो क्या रूल लग जाएंगे, क्लबिंग के। अगर प्योर ट्रांसफर है तो ठीक है, फिर कोई क्लबिंग नहीं होगी। पढ़ना एग्जांपल क्या कह रहा है। अतुल ने एग्रीकल्चर लैंड उज्जैन वाली परमानेंटली किसको दे दी, एस को, इस कंडीशन के साथ कि आधी इनकम लैंड की मुझे दे दिया कर। फिर बात आ गई ना बीच में, ये प्योर ट्रांसफर कहां है, किसी को आपने जमीन दी,
लेकिन कंडीशन लगा दी कि उस जमीन की आधी इनकम मेरे को दे दिया कर, तो ये गलत ट्रांसफर है, ये इरिवोकेबल ट्रांसफर नहीं। तो एस ने उससे 60,000 रुपये इनकम कमाई, 30,000 वो अतुल को ही दे देता है, तो आप इनकम टैक्स कहता है भैया इस सारे के सारे 60 पे टैक्स कौन देगा? अतुल। आप कहना एग्रीकल्चर है, कोई नहीं, वो क्लबिंग में उसमें काम आ जाएगी एग्रीगेशन में, कि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा, नॉन एग्रीकल्चर 2.5 लाख से ज्यादा, तो इनडायरेक्टली टैक्स लगता था ना, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, ए माइनस बी, वो यानी थोड़ी भी इनकम आपको क्यों आ रही है? आधी इनकम ले रहे हो आप, तो ये सही ट्रांसफर नहीं है ना, तो आधी पे नहीं पूरी पे टैक्स क्लबिंग का रूल लगाएगा, क्योंकि ये प्योर ट्रांसफर नहीं है, इरिवोकेबल ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि आप इससे क्या ले रहे हो? इनकम। वाइफ को दिलवा रहे हो तो भी इनडायरेक्टली ले रहे हो इनकम, गलत। सही है, ये सही ट्रांसफर नहीं है। सेक्शन 61 कहता है अतुल सारी कमाई पे टैक्स तू देगा। सही है, बोलो। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो इसके फार्म हाउस को नहीं बख्शेंगे। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में बीज डाल के कुछ उगाया जाए तो भी एग्रीकल्चर है। किराया एग्रीकल्चर लैंड का एग्रीकल्चर है, चाहे शहर के बीच में जमीन क्यों ना हो। लेकिन जो फार्म हाउस होता है ना, शहरी जमीन पे बना फार्म हाउस, वो बख्शा नहीं जाता, रूरल एरिया वाला बख्शा जाता है। सही है, चलूं आगे। सेक्शन 62 इसी से रिलेटेड क्या बात कर रहा है? इरिवोकेबल ट्रांसफर क्या है? जिसे कैंसिल ना किया जा सके, कम से कम लाइफ टाइम तो ना किया जाए। देखो दो बातें, राम ने, सुनो, राम ने अपने भाई श्याम को घर दे दिया बिना कोई शर्त। उसने पता क्या लिखा? दिस हाउस इज टू बी ट्रांसफर इन द नेम ऑफ माई ब्रदर श्याम, बस फुल स्टॉप, कोई इफ बट नहीं। मैं ये विद फुल कॉन्शियसनेस आई एम गोइंग टू ट्रांसफर माई हाउस टू माई ब्रदर श्याम। ये बिल्कुल प्योर ट्रांसफर है, जेन्युइन ट्रांसफर है, इसमें कोई शर्त नहीं। ये घर अब किसका हो गया है? शाम का। और 56:10 का भी पंगा नहीं है, भाई भाई से गिफ्ट ले ले जितने मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई क्लबिंग भी नहीं, क्योंकि ये ट्रांसफर कौन सा है? इरिवोकेबल। आप अपने भाई शाम से मांग नहीं सकते, अभी अगर मांग लो वो दे दे, उसकी मर्जी, बाय लो नहीं ले सकते वापस। ये इरिवोकेबल ट्रांसफर है। सही है, इसमें क्लबिंग होगी, इनकम आएगी शाम को, तो टैक्स कौन देगा? शाम। कोई क्लबिंग की जरूरत नहीं है। समझ आया? कोई क्लबिंग की जरूरत नहीं है। सेक्शन 62 भैया इरिवोकेबल ट्रांसफर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हां ये भी इरिवोकेबल ट्रांसफर होता है जो लाइफ टाइम ऑफ ब्रदर वापिस नहीं लूंगा। राम ट्रांसफर द हाउस इन द नेम ऑफ श्याम एंड इट इज mentioned in the agreement that it can't be revoked till the death of Sham. शाम की जिंदगी में कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। तो ये घर पे टैक्स उम्र भर कौन देगा? किराए विराए की इनकम पे शाम देगा। क्लियर? जिस दिन शाम मर गया, चाहे रजिस्ट्री वापस आपके नाम नहीं हुई या जो भी है, वो फॉर्मेलिटी होती रहेंगी। शाम के मरती घर का कंट्रोल किसके पास आ गया भाई लो? राम के बाद। उसके बाद टैक्स कौन देगा इस पे? राम देगा। सही है ना? डेथ होते ही बेनिफिशियरी की। किसी को प्रॉब्लम? सेक्शन 62 कहता है इरिवोकेबल ट्रांसफर का मीनिंग पढ़ो। रिवोकेबल में क्लबिंग होती है, 61 कह रहा है इरिवोकेबल में कोई क्लबिंग नहीं होगी। तो याद रखना कौन सा इरिवोकेबल है? किसी ट्रस्ट को दिया आपने और ये रिवोकेबल नहीं है टिल द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी। अभी एग्जांपल बताया था, किसी राम ने ट्रस्ट को दिया और कह दिया मेरे बेटे को जब तक जिंदा है आप इनकम देते रहना। ट्रस्ट कहता है चलो बढ़िया, हमें क्या दिक्कत है, जब तक ये बच्चा है तो देते रहेंगे इनकम। ठीक है, तो वो उम्र भर जब तक बच्चा जिंदा है उस पे टैक्स राम को नहीं देना। उसके बाद पावर आ गई वापस लेने की राम के पास, तो राम ही टैक्स देगा। उसके बाद राम ने अग्रीमेंट में लिखा है कि इट कांट बी रिवोक्ड टिल द डेथ ऑफ माय सन, उसने लिखा, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ सन दिस हाउस विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर इन द नेम ऑफ ट्रस्ट। फिर तो बच्चे की डेथ के बाद ऑटोमेटिकली वो किसका हो जाएगा? ट्रस्ट का। फिर उसके बाद तो वैसे ही नहीं क्लबिंग होनी राम में, जब तक बच्चा जिंदा है तो वैसे नहीं क्लबिंग होनी। क्लियर?
इन केस ऑफ अदर केस रिवोकेबल नहीं है टिल द डेथ ऑफ ट्रांसफरी, तो कोई क्लबिंग नहीं है। बोलोगे डाउट? सुनो, अंकुर ने अपने नौकर को घर ट्रांसफर कर दिया, घर दे दिया नौकर को, एंड इट कांट बी रिवोक्ड टिल जब तक बहादुर जिंदा है तब तक आप वापस ले भी नहीं सकते। कौन सा ट्रांसफर है? जेन्युइन इरिवोकेबल। सेक्शन 62 कहता है इट इज इरिवोकेबल ट्रांसफर। क्लियर? इससे रेंटल इनकम आई किसको? बहादुर को। इससे रेंटल इनकम 90,000 आ रही है बहादुर को। इस पे टैक्स कौन देगा? बहादुर देगा। थर्टी परसेंट कटेगा, वो कोई डाउट नहीं। स्टैच्यूटरी डिडक्शन है ना रेंट की इनकम पे 30%, काट के बहादुर उस पे टैक्स खुद देगा 63,000 रुपए पे। क्लबिंग होती है तब भी, मान लो अगर ये गलत ट्रांसफर है, यू कैन रिवोक इट एट एनी टाइम, तो ये 90 किस में जुड़ेगा? अंकुर में। अंकुर भी 30% क्या काटेगा? स्टैच्यूटरी डिडक्शन। फिलहाल बहादुर की लाइफ में कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए इस पे टैक्स कौन देगा? जब तक बहादुर जिंदा टैक्स कौन देगा? बहादुर। एक दिन गुस्सा आया, आपने बहादुर को कहा निकल मेरे घर से, आपने नौकरी से बहादुर को हटाने की बात की, बहादुर कहता ओके मैं सामान पैक कर रहा हूं। आपने कहा वो जो घर है वो वापस, बहादुर कहता है बाबूजी वो नहीं देता मैं, वो किसी से सुनाया ऐसे रूल विथ बहादुर, तेरे नाम आ गया ये घर, किसी भी हाल में जब तक तू नहीं चाहेगा तेरा मालिक तू इसे ले नहीं सकता। ये बहादुर सुनाया। अब आप बहादुर को कह रहे हो मेरा घर वापस दे, मेरे नाम साइन कर आ जा। बहादुर कहता मैं नहीं कहीं साइन करने वाला, जिंदा बैठा हूं मैं आपके सामने, और जब तक मैं बैठा हूं तब तक आप ले ही नहीं सकते इसे। सही है? और आप सोचो जी बहादुर का काम तमाम कर दें वापस घर आ जाएगा, घर लेने के चक्कर में मर्डर थोड़ी कर दोगे बहादुर का। नेचुरली बहादुर मर गया तो घर आपके पास वापस आ जाएगा। जब तक बहादुर जिंदा है बहादुर से आप छीन नहीं सकते, टैक्स भी कौन देगा? बहादुर देगा। ये कौन सा ट्रांसफर है? इरिवोकेबल। समझ आया? बोलो। एक बंदे ने बहादुर को तो दे दिया ये घर, सही है, लो बहादुर को दे दिया, ये कह दिया जब तक बहादुर जिंदा है बहादुर ये घर तुम्हारा, मैं वापस नहीं लूंगा। इससे जो रेंट आ रहा है ना, बहादुर किसको दे रहा है? ये तो फिर गड़बड़ होगी, कोई छिपा हुआ पॉइंट है कि बहादुर से वापस नहीं लोगे, लेकिन उससे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप क्या ले रहे हो? इनकम। तो भैया ये गलत ट्रांसफर है, ये इरिवोकेबल प्योर ट्रांसफर नहीं। सारे पे टैक्स कौन देगा? अंकुर। ये सही बात नहीं हुई कि तुम उससे बेनिफिट ले रहे हो यार, ये जेन्युइन ट्रांसफर थोड़ी है। किसी को घर बेचते हो किराया लेके दिखा दो उससे, ये जेन्युइन ट्रांसफर होता तो किराया ले लेते। तुम तो खुद ही अपनी वाइफ को या बच्चे को या पेरेंट्स को क्या दिलवा रहे हो? बहादुर से रेंट, नाम का ही बहादुर है। कई बार तो पता क्या होता है, बहादुर से एग्रीमेंट पहले ही साइन करवा रखा है बिना डेट का, स्टैंप लगा के, कि भाई जब वो नौकरी छोड़ेगा उस स्टैंप पेपर को यूज करके वो प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी। बड़ा कुछ करते हैं लोग, एग्रीमेंट साइन करा रखा है वापस देने का, उसको पता भी नहीं बेचारे को क्या क्या हो रहा है उसके साथ। तो ये 90,000 पे किसकी इनकम में जुड़ना है? अब अंकुर के। क्लबिंग रिक्वायर्ड, क्लबिंग, क्योंकि ये सही ट्रांसफर। बोलो
समझ आया? सेक्शन 62 यही कहता है। इस केस में टैक्स कौन देगा? जेन्युइन ट्रांसफर है तो ट्रांसफर ही देगा, ट्रांसफर ही देगा लाइफ टाइम तक, कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन फिर वही बात जो भी बताई, बहादुर सिंह कम वाइफ को आ रही है, कह रहा है एक्सेप्शन एप्लीकेबल है। ये कहता है प्रोवाइडेड ट्रांसफर ड्राइव नो इनकम डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, बहादुर से कुछ इनकम ना आए, दिक्कत है। अब आप में से पता है कोई दो चार ये बच्चे सोच रहे हैं कि सर एक बात बताओ, पीछे तो भाई था, भाई था, यहां बहादुर है, बहादुर को तो सेक्शन 56 to 10 पकड़ लेगा सर, सेक्शन 56 to 10 पकड़ लेगा, क्योंकि उसे क्या है, गिफ्ट आएगा तो वो 56 to 10 पर्सनल गिफ्ट मानते हुए पकड़ लेगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में गिफ्ट आए तो भी सैलरी में जोड़ लेगा, वो बात अलग है। अगर ऐसा होता है तो वो दिक्कतें हैं, पर क्लबिंग का रूल नहीं लगेगा, वो उसकी इनकम में जुड़े जुड़े। क्लियर? वो सोचेगा देने वाला। क्लियर? मेरा ज्वेलरी का काम, सामने वाले का भी ज्वेलरी का काम, मेरा भी ज्वेलरी का काम, दोस्त है वो मेरा, मुझे ज्वेलरी गिफ्ट कर दे तो टैक्स लगेगा, वो 56 to 10 लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरे को स्टॉक मिला है, मुझे कार नहीं मिली, मुझे शेयर नहीं मिले, मुझे पेंटिंग नहीं मिली, मुझे लैंड एंड बिल्डिंग नहीं मिली, मुझे क्या मिला है? स्टॉक। मेरा ज्वेलरी का काम है, देने वाले ने ज्वेलरी मुझे गिफ्ट कर दी, 10 लाख वाली ज्वेलरी मेरे दोस्त ज्वेलर ने मुझे भी, मैं भी ज्वेलर हूं, गिफ्ट कर दी, मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, 56 to 10 लगेगा? नहीं लगेगा। ना कार पे लगता, ना बाइक पे लगता, ना लैपटॉप पे लगता, ना, क्योंकि ज्वेलरी यहां पे क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन कल एक होटल अपराज में एक सेमिनार चल रहा था, मेरे को यही गिफ्ट के टॉपिक पे कुछ थोड़ा सा लोगों के डाउट क्लियर करने थे, तो वही बात, सामने वाला कहता है जी वो देने वाले को पंगा पड़ जाएगा, वो पड़े ना पड़े। अपा जब गिफ्ट की बात कर रहे हैं तो वो सेक्शन 56 to 10 किसकी बात करता है? वो गिफ्ट रेसिपिएंट के लिए बना है, ना कि डोनर के लिए। अपने को गिफ्ट मिलेगा, टैक्स लगाना कि नहीं? सेक्शन 56 to 10 की बात करें तो वो टैक्स नहीं लगेगा। आ रही बात उसकी, उसको पंगे पड़ेंगे सेलर को। उसमें ना जीएसटी में रूल है, उसने उस ज्वेलरी को खरीदते वक्त जीएसटी भरा होगा, इनपुट टैक्स। अब वो किसी को गिफ्ट दे देना तो वो इनपुट टैक्स रिफंड हो जाता है, रिवर्स, वो उसके लिए इश्यू है। हमारी बात करो, मैं गिफ्ट लूंगा ही ऐसा ज्वेलर ढूंढ के जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही ना हो, 40 लाख से कम सेल वाला हो, उसमें जीएसटी है ही नहीं, उसका जीएसटी रिफंड होगा भी नहीं। पर 56 to 10 से तो बच गया। सही है? बोलो। कोई बंदा पूछ रहा था, बताओ, कहता जी किसी से गिफ्ट लिया है, स्टैम्प पेपर पे क्या लिखवाएं, गिफ्ट डीड या कुछ, कैसे? हाँ जी, किसी ने मुझे ₹1,00,000 गिफ्ट दिया, मेरे अंकल हैं, माफ, स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करें अंकल से। हाँ जी, मैंने बताया अग्रीमेंट कोई? जब मैंने नहीं बताया तो है ही नहीं। अगर वहां ऐसा होता ना अग्रीमेंट होना चाहिए पेपर पे, तो फिर वो सेक्शन में लिखता। कहां लिखा है? बाजार में लोग अग्रीमेंट करते हैं पेपर, स्टैम्प पेपर में। मेरे पास कोई आता है, मैंने कहा भाई दिल खोल के ले ले पैसे, जितने तेरे अंकल है, रिश्तेदार है, देते हैं, चेक ले ले, कैश ले ले, जैसे मर्जी। होगा नहीं भाई साहब, वो तो सारी अग्रीमेंट करते हैं। मैंने कहा एक्ट में तो नहीं लिखा, अग्रीमेंट तो करते हैं, करते रहो तुम फालतू के अग्रीमेंट। एक्ट तो कहता है भैया गिफ्ट देने वाला जिसने लिया उसके रिश्तेदार से लिया होना चाहिए, बस। फिर मैंने उनको बताया कि भैया ये अग्रीमेंट क्यों करते हैं, सुनो, अग्रीमेंट क्यों करते हैं मार्केट में? जब जिससे गिफ्ट लिया उस पर विश्वास ना हो, रिश्तेदार धोखा ना दे जे कहीं। पता क्या होता है? मेरे अंकल ने मुझे 10 लाख रुपए का गिफ्ट दिया, चेक, 10 लाख रुपए अंकल मेरे अकाउंट में डाल रहे हैं, ठीक है, अंकल हैं, चाचा, ताऊ, मौसी, बुआ, वो मुझे गिफ्ट दे रहे हैं 10 लाख रुपए, कुछ नहीं करना, मेरे को माफ है, हाँ माफ है। लेकिन हम बाजार में लोग अग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ अंकल से साइन करवा के, हाँ मेरा भांजा है, भतीजा है, मैं इसको गिफ्ट दे रहा हूं, 10 लाख रुपए, चेक नंबर ये।
पता क्यों करते हैं? कल को अंकल पैसे वापस मांग के ना खड़ा हो जाए, लोन दिया था, यस भाई अंकल के अकाउंट से 10 लाख आपके अकाउंट में आ गए, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो किसी के पैसे? अगला कहता है मैंने तो भांजे को उधार दिए थे। सर ये जैसा भी तो गिफ्ट मान के बैठ गया, उधार देना कोई जुर्म कर दिया क्या? उधार दे के मैंने लोन दिया था भांजे को, अब ये रख के बैठ गया, वापस देने आ जाएंगे। इसलिए लोग मार्केट में क्या करते हैं? अग्रीमेंट। तो कल वहां कोई चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा सर ऐसे कैसे ऐसे कैसे, हमने तो, मैंने कहा भैया ऐसा है, विश्वास ना हो तो ले लो अग्रीमेंट भैया गिफ्ट का। अब साले साहब से गिफ्ट मिल गया हो तो साला वापस मांग लेगा? मांग लेगा वापस? नहीं मांगे। ससुर से गिफ्ट मिल गया, मांग लेगा वापस? वाइफ से गिफ्ट मिला ना, दिक्कत कहाँ है? अंकल पे थोड़ा सा विश्वास कई बार कम होता है, वो बाद में मांग के बैठ जाए। तो डाउट है तो अग्रीमेंट कर लो, या कैश का अग्रीमेंट कर लो, क्योंकि कैश का सबूत तो होता नहीं। कैश लिया ना, तो कैश लिया 3 लाख रुपए मैंने किसी से, अंकल से, इनकम टैक्स मानने का कैसे भी 3 लाख अंकल ने दिया, तो अग्रीमेंट पे लिखवा लो कि कैश गिफ्ट मिला अंकल से, तो ताकि पक्का सा काम हो जाए कि कैश का सबूत नहीं है। चेक में तो कोई दिक्कत नहीं, चेक तो अकाउंट से ही जाता है, या टीजीएस ले लो, पर विश्वास कम है तो अग्रीमेंट कर लेना भैया गिफ्ट के पैसे लिए हैं, क्योंकि आपको पता है गिफ्ट कौन देता है, ये आपको पता ही है। पैसे किसके होते हैं? अपने ही होते हैं, पता ही आपको। अगर मुझे 12 लाख रुपए चाहिए, व्हाइट में है नहीं ब्लैक में है, तो मैं अपने जाके अंकल को दे आया 12 लाख रुपए, अंकल ने मुझे चेक दे दिया, पैसे मेरे पास, दिखाने को व्हाइट मनी बन गई। होता तो ये, और आजकल इंटीमेसी कहाँ है कि कोई अंकल पैसे फ्री में दे देगा, इतने इतने कम ही चांस है, वो अपने ही होते हैं पैसे। तो इसलिए अपने पैसे वापस मांग के खड़ा हो जाए फिर, तो इसलिए क्या अग्रीमेंट कर लेते हैं। लोगों को बताया मैंने कि एग्रीकल्चर लैंड जितनी मर्जी ले लो, रूरल एरिया वाली, कहता अच्छा फिर तो व्हाइट मनी बहुत बन जाएगी। मान लो कुणाल को व्हाइट मनी की जरूरत है, बहुत बढ़िया तरीका कहते जी, फिर वो सारे हैरान भी, इनको मैंने एग्रीकल्चर लैंड दे दी, कोई रिश्तेदारी नहीं है। रिश्तेदारी है फिर तो कुछ मर्जी दे दो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। रिश्तेदार नहीं, दोस्त है, इसको 20 किले जमीन दे दी गिफ्ट में, गांव की जमीन, कैपिटल असेट है ही नहीं, गेन वो अदर सोर्सेज आएगा ही नहीं कुणाल को, और कुणाल उसको बेच देता है बाजार में, आगे पैसे, कोई गिफ्ट में दिक्कत भी नहीं आई, क्लबिंग भी नहीं होनी, कुछ बढ़िया। बड़े हैरान लोग भाई, ये अच्छा ऐसा भी हो सकता है। कार दे दो गिफ्ट, उससे पूछ लो भाई तेरे को कौन सी चाहिए, तो ये वाली चाहिए, कहता क्रेटा चाहिए, कोई नहीं, क्रेटा आप अपने नाम खरीदो, देन आफ्टर उसको ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर पे खर्चे ही कितने हैं? पहले ना ट्रांसफर में टाइम बड़ा लगता था, आजकल तो बहुत थोड़े पैसे लगते हैं, कोई शायद 1000 रुपए लगते हैं कि कितने लगते हैं, गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी। उससे पूछ लो कौन सी लेनी है, पसंद करवा दो उसे, ले लेना आप अपने नाम, उसके नाम नहीं, ले लेना अपने नाम, क्योंकि आपने उसके नाम ले ली, पैसा आपके अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया, तो वो तो कैश ट्रांसफर ही हो गया। वो तो रिश्तेदार है तो कोई बात नहीं, दोस्त है तो दिक्कत आ जाएगी। पहले आप अपने नाम ले लो, देन आफ्टर दोस्त को ट्रांसफर कर दो, सबसे बढ़िया तरीका है। दोस्त के घर में क्रेटा कार पहुंच जाएगी और दोस्त की इनकम में भी नहीं जुड़ेगा। थोड़ा दिक्कत सिर्फ ये है कि पहले आप अपने नाम लोगे, फिर दोस्त को ट्रांसफर करोगे, तो ट्रांसफर की थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज हैं, और कई लोगों को लगता है सेकेंड हैंड कार हो जाएगी वो, सर मालिक बदल गए, लेकिन ये तो समझने की बात है, चली तो नहीं है, गाड़ी तो नहीं है। वो कई बार बंदा ना कोई नई चीज खरीदता है, उसके आगे की सोचने बैठ जाता है, गाड़ी ले रहा है तो इसकी रीसेल वैल्यू कितनी होगी, भैया तूने 10 साल बाद बेचनी है, तो उसकी चिंता लेके बैठा है, गाड़ी रीसेल वैल्यू कम है, 10 साल बाद बेचनी है, ठीक है ना। तो बंदा कई बार ये सोच लेता है गाड़ी मैं अपने नाम लूंगा, फिर अपने नाम से दोस्त को ट्रांसफर करूंगा, दोस्त के लिए सेकंड हैंड होगी, आगे बेचेगा तो वो सामने वाला कहेगा जी पहले किसी और की थी, फिर इसकी, फिर मुझे बेच रहा है। और उसको समझा दो ना, देख कब ये वो हुई, कब ये बिल कटा, रजिस्ट्री हुई इसकी, आरटीओ से नंबर आया, और कब मैंने साथ के साथ तो गिफ्ट दे दिया, मतलब चली तो है ही नहीं, अगर उस एंगल से सोचो तो। एक और, ये सारी इनकम ट्रांसफर की इनकम में जुड़ेगी जैसे ही उसको कैंसिल करने की पावर आ गई। कैंसिल करने की पावर कब आती है? डेथ ऑफ बेनिफिशियरी पे, ठीक।
ये बार बार मैं बता चुका हूं पहले भी। भैया वो सामने वाला बेनिफिशियरी बहादुर मर गया, बहादुर को देते वक्त अग्रीमेंट था कि इट कांट बी रिवोक्ड टिल द डेथ ऑफ बहादुर। जैसे ही बहादुर मरा, उसके बाद इनकम पे टैक्स कौन देगा? अंकुर देगा, वो मालिक देगा। चाहे मालिक के नाम पूरी फॉर्मेलिटी होने में 6 महीने लग गए, उससे फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मेलिटी होती रहेगी। बहादुर के मरते इनकम किस में जोड़नी शुरू कर दो? मालिक अंकुर में। क्लियर? तो ये कह रहा है कि अगर कोई आदमी एक दूसरे बंदे को विदाउट कंसीडरेशन कोई सेट देता है तो 56-10 गले में फंदे की तरह पड़ जाएगा। कहीं बंदा बिना सोचे दोस्त से ले ले कोई प्रॉपर्टी, कहता जेन्युइन ट्रांसफर है। राम ने श्याम अपने दोस्त को बिल्कुल प्योर ट्रांसफर कर दिया, कोई शर्त नहीं। दिस हाउस इज ट्रांसफर इन द नेम ऑफ माय फ्रेंड श्याम, फुल स्टॉप। ये बिल्कुल सही ट्रांसफर है, इरिवोकेबल है। अब जो इनकम आएगी टैक्स कौन देगा? श्याम। कोई दिक्कत है ना? पर लेकिन श्याम दोस्त है, श्याम को ये घर लिया, इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 20 लाख है, तो ये 20 लाख रुपए किस में जोड़ो? पहले तो श्याम। श्याम कहते हैं अजीब मुसीबत है, मैं तो फंस गया, मेरी अदर सोर्सेज में 20 लाख रुपए जोड़ेंगे, क्योंकि तुझे गिफ्ट उससे मिला है, लैंड एंड बिल्डिंग, जो तेरा रिश्तेदार नहीं। क्लियर? यार मैंने तो सुना था अलाउड है, कोई क्लबिंग नहीं। क्लबिंग नहीं होगी, हम कौन सा कह रहे हैं? तू देगा टैक्स, राम नहीं देगा, राम में नहीं जुड़ेगी जाके, लेकिन इस 20 लाख रुपए वैल्यू पे भी तू ही देगा। समझ आया? बोलो। रिवोकेबल ट्रांसफर सेक्शन 63 पढ़ चुके हैं यही, कि भैया जिसको कैंसिल किया जा सकता है, जिसकी इनकम आपको आ रही है या फिर जिसको पावर वापस आपके कंट्रोल में आ जाए उसे लेने की, ऐसा कुछ है तो ये कौन सा ट्रांसफर है? रिवोकेबल ट्रांसफर है। कौन सा ट्रांसफर है? रिवोकेबल। बोलो। यहां तक कोई डाउट? चले आगे। किसी को सेट दिए बिना इनकम दी तो सेक्शन 60, 61, 62 क्या बातें करते हैं? भैया रिवोकेबल ट्रांसफर ना करो, इरिवोकेबल करो, कोई क्लबिंग नहीं। टिल द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी वाला करो, कोई क्लबिंग नहीं जब तक बेनिफिशियरी जिंदा है। पर शर्त यह है कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट तरीके से आपको इनकम कोई आनी नहीं चाहिए। इरिवोकेबल ट्रांसफर सेक्शन 62 ने बता दिया, और रिवोकेबल ट्रांसफर विच कैन बी कैंसल्ड वो 63 बता रहा है। चले आगे बढ़ो। 64(1)(2) किसी बंदे ने चालाकी से किसी फर्म से या कंपनी से इनकम आनी थी, खुद को आनी थी, खुद की इनकम पहले ही बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन खुद ना इनकम देके इनकम किसको दिलवा दी? अपने लाइफ पार्टनर को, स्पाउस को, और स्पाउस वहां बिना पर्सनल एक्सर्शन के कमा रही है, स्किल के, तो क्लबिंग का रूल लगेगा और क्या लगेगा। लेकिन ऐसा होने के लिए कुछ शर्तें हैं, सुनो। राम राम के पास एक्स प्राइवेट लिमिटेड के कितने शेयर हैं? 20% से ज्यादा। इसे बोलते हैं राम हैज सब्सटेंशियल कंपनी और फर्म। राम का वहां पे अच्छी चलती है ना, 1/5 से ज्यादा का मालिक हो गया। यहां से मिसिज राम को क्या है? सैलरी आ रही है ऐसी फर्म से, सैलरी। मिसिज राम इज डूइंग नथिंग इन द एक्स प्राइवेट लिमिटेड। मिसिज राम कुछ नहीं कर रही वहां, उसको सैलरी आ रही है कितने रुपए? मान लो 40,000 रुपए महीना। साल की 12 महीने की कितनी आ रही है उसको सैलरी? 480। उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन कम कर लो, कितने रुपए? 50। कंप्यूटेड इनकम कितनी आ रही है टैक्सेबल सैलरी? इस पे टैक्स कौन देगा? हस्बैंड राम। राम तेरे शेयरों का कमाल है कि तो तेरी वाइफ को वो क्या दे रहे हैं? सैलरी, वरना 1 रुपया भी नहीं कोई किसी को देता।
तेरी वाइफ वहां पे नॉलेज रखती नहीं, बीएससी पास और अकाउंटेंट दिखा रखी है, यहीं से बात क्लियर होगी। भाई बीएससी पास को अकाउंटेंट कौन रखेगा, और रख भी ले तो उसको क्या है, कोई 10-15 हजार रुपये 12 हजार से ज्यादा देगा नहीं। तो इसका मतलब ये वहां कोई काम धंधा नहीं करती है, मीन्स कोई बिजनेस नहीं, वो स्किल के साथ काम नहीं करती। तो इस पे टैक्स किसको देना है, राम को। राम तेरे शेयरों का कमाल है, तेरे पास कितने शेयर हैं इस प्राइवेट लिमिटेड के, तेरे और तेरे परिवार के पास। सुन लो, राम एंड राम्स फैमिली, राम एंड राम्स फैमिली, इफ राम एंड राम्स फैमिली होल्ड over 20% equity in company or 20% profit share in a firm। एक पार्टनरशिप फर्म में नौकरी कर रही है वाइफ बिना स्किल के, राम के कहने से, राम उस फर्म में 1/5 का मालिक है, उसका प्रॉफिट का हिस्सा 20% से ज्यादा है, तो उस फर्म में राम की चलती है, दैट्स वाई वाइफ को सैलरी आ रही है। इस पे टैक्स कौन देगा, राम देगा। सीधी बात है, राम को ना डिविडेंड मिलना था। बात यह है, अच्छे शेयर का मालिक है, राम को क्या मिलना था, डिविडेंड। डिविडेंड राम की इनकम में जुड़ना था। राम ने डिविडेंड ना लेके कह दिया कंपनी को कि मुझे डिविडेंड ना दो, मेरी वाइफ को जॉब दिखा दो ताकि मेरे पे टैक्स ना लगे। तो इनकम टैक्स कहता है अब भी तेरे पे लगेगा, क्योंकि तेरी वाइफ के पास वो नॉलेज, वो स्किल, या वो जाती नहीं, हमने पता किया है, वो उन्होंने देखा ही नहीं किसी ने तेरी वाइफ को। नौकरी करती होती तो कोई जानता तो होता, हमने फोटो दिखाई है तेरी वाइफ की, इधर उधर कंपनी के लोगों को ही नहीं पता ये एम्प्लॉई हमारी, डम्मी एम्प्लॉई दिखा रखी है, काम करती नहीं वहां। तो ये गलत है, टैक्स कौन देगा, राम। लेकिन शेयर राम के पास नहीं, राम या राम की फैमिली के पास हो सकते हैं। यानी इसमें कौन आ गया फैमिली में, वाइफ, बच्चे, राम के ब्रदर सिस्टर, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। डिसेंडेंट में हो गया फादर, ग्रैंडफादर, असेंडेंट में, डिसेंडेंट में कौन हो गया, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सब क्या है राम के, अंकल उंकल नहीं है यहां। यहां कौन है, रिश्तेदार बदलता रहता है इनकम टैक्स जगह जगह, कहां रिश्तेदार कोई है, कहां रिश्तेदार कोई है। सुन लो, यहां रिश्तेदार 56-10 के रिश्तेदारों से अलग हैं। 56-10 के रिश्तेदारों में तो वाइफ के ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स भी थे, उनके स्पाउसेस भी थे। कल कोई पूछ रहा था जीजा साड़ा गिफ्ट दे सकते हैं, भाग के दे सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं एक दूसरे को, है ना। वाइफ का ब्रदर साले साहब माफ, उसकी वाइफ से गिफ्ट मिले तो भी माफ। सिस्टर का हस्बैंड जीजा, सिस्टर के स्पाउस हो गया माफ। देखो मान लो मैं अपनी बात कहूं, मेरे पास किसी कंपनी के 5% शेयर हैं, मेरे भाई के जोड़ लो, मेरी मदर के जोड़ लो, बच्चों के नाम जोड़ लो, कौन कौन, खुद के शेयर, वाइफ के शेयर, पेरेंट्स के शेयर, ब्रदर सिस्टर के शेयर, ग्रैंड पेरेंट्स के शेयर, बस जोड़ के 22% है। मेरे, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मदर, ब्रदर, उनके पास मिला। यहां ब्रदर की स्पाउस नहीं है कहीं मेंशन, वहां था 56-10 में। अगर रिश्तेदारों के पास मिला के, मेरे पास मिला के 20% से ज्यादा है, तो मेरा उस कंपनी में क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो वाइफ को नौकरी दिखा रखा है तो वो सैलरी मुझ में आके जुड़ेगी। बात यह है 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देना। कई बार कंप्यूटेड इनकम दे देता है, सोल्व करके दे रखी है, तो ऑलरेडी 50,000 कटे हुए हैं, दोबारा कम नहीं करने। क्लियर। लेकिन नो क्लबिंग, कोई क्लबिंग नहीं होगी इफ वाइफ या को स्पाउस हैज पर्सनल क्वालिफिकेशन है फॉर डूइंग दैट जॉब, तो कोई क्लबिंग की जरूरत नहीं। भैया ये अगर मान लो मिसिस राम के पास बीकॉम की डिग्री और ये अकाउंटेंट का काम कर रही है, तो क्या दिक्कत है, क्वालिफिकेशन है, टैक्स कौन देगा, वो लेडी देगी, कोई क्लबिंग राम में नहीं होनी। या राम में तब भी क्लबिंग नहीं, सुनो, राम के पास इस कंपनी में शेयर हैं, पता लगता है सिर्फ
11% शेयर है। राम के पास इस कंपनी में कितने शेयर हैं बोलो? 11%। क्या 11% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के लिए काफी है? ना। वाइफ को जॉब दिखा रखा है, सैलरी मिल रही है 430, इसकी कोई क्लबिंग मत करना, नो क्लबिंग रिक्वायर्ड। किसके हाथों में टैक्सेबल है? मिसेस। कहते हैं इस 430 पे टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसेस राम। कोई क्लबिंग नहीं, क्योंकि अब हस्बैंड की चलती नहीं उस कंपनी में, और कंपनी अगर वाइफ को सैलरी दे रही है तो कोई तो उसकी नॉलेज होगी, तो ही दे रखी है कंपनी ने नौकरी, तो इस पे कोई क्लबिंग नहीं। टैक्स कौन देगा? वो लेडी देगी। देखो, क्योंकि यहां पे हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। यानी सेक्शन 64(1)(2) कहता है किसी पार्टनरशिप फर्म में आपका 1/5 से ज्यादा शेयर है, या एक कंपनी में 20% से ज्यादा वोटिंग राइट शेयर है, इक्विटी, तो आपका उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। उस कंपनी या उस फर्म में आपका लाइफ पार्टनर जॉब करता है विदाउट स्किल, केयर, हार्डवर्क, डम्मी जॉब दिखा रखा है, तो क्या होगी? क्लबिंग। लेकिन क्लबिंग कब नहीं होगी? जब लाइफ पार्टनर वाकई में जॉब करता है, उसके पास पर्सनल स्किल है, क्वालिफिकेशन है फॉर डूइंग दैट जॉब, तो कोई क्लबिंग नहीं होगी। और तब भी क्लबिंग नहीं, लाइफ पार्टनर कोई नहीं करता काम वहां, लेकिन आपके पास शेयर ही नहीं है 20%, तो आप किस हक से कंपनी पे रोब जमा सकते हैं कि मेरी वाइफ को नौकरी दिखा दो? ना, रोब चलेगा ही नहीं, इनकम टैक्स मानते ही नहीं। 20% से कम वाले का रोब चल जाएगा, 11% वाले का नहीं चलेगा। अब कोई क्लबिंग नहीं होगी। और सुनना, एक्स प्राइवेट लिमिटेड में राम के पास है 12% वोटिंग राइट शेयर, मिसिस राम के पास है 12, मिसिस के पास कितने? राम का क्या है? राम हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एक्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना। राम के खुद के शेयर 12, वाइफ रिश्तेदार है, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, तो वाइफ के मिला के कितने शेयर हो गए? 25। और मिसिस राम ऑल्सो हैव मिसिस का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, क्योंकि वो और उसके हस्बैंड के शेयर, हस्बैंड कह रहा है मेरे और मेरी वाइफ के शेयर 20 से ज्यादा हो गए, यानी बोथ द पर्सन है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, और दोनों यहां से क्या ले रहे हैं? सैलरी, बिना क्वालिफिकेशन के। ये भी सैलरी ले रहा है, कंप्यूटेड लिख देता हूं, 16 1 की 50,000 काट के 4 लाख, ये भी यहां से सैलरी ले रही है बिना स्किल के। तो दोनों सैलरी उसमें जोड़ दो जिसकी अदर इनकम ज्यादा है। इनकम टैक्स कहता है हमारे रूल सुनो, तुम अपनी कर लेते हो, हम अपनी कर लेंगे। कैसे? इन्होंने तो ज्यादा टैक्स का इंतजाम कर रखा है। मान लो राम की अदर इनकम 9 लाख है या 8 लाख है, वाइफ की अदर इनकम 14 लाख, वाइफ की इनकम ज्यादा है ना, तो इनकम टैक्स कहता है किसमें जोड़ लो ये 3 लाख, अपने वाले पे तो टैक्स देगी, हस्बैंड वाले 4 पे भी देगी। वाइफ कितने पे टैक्स देगी? जिसकी इनकम ज्यादा है उसमें दोनों सैलरियां जोड़ लो, क्योंकि दोनों के पास कोई स्किल नहीं, कुछ नहीं, वैसी काम दिखा रखा है दोनों ने, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, तो दोनों की सैलरी किसमें जोड़ लो? किसी एक में, जिसकी इनकम क्या हो? ज्यादा हो। बोलो, क्योंकि टैक्स ज्यादा बनेगा ना उसमें। समझ आया? तो ये यही कह रहा है, कोई सैलरी के नाम से, कमीशन फीस के नाम से, किसी भी नाम से स्पाउस को किसी कंसर्न से इनकम आती है, वो कंसर्न पार्टनरशिप भी हो सकती है या वो कंपनी भी हो सकती है, आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि
प्रॉफिट का रेशियो 1/5 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन क्लबिंग नहीं होगी अगर लाइफ पार्टनर नॉलेज रखता है, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज रखता है, अपने दम पे नौकरी कर रहा है, तो कोई क्लबिंग नहीं। अब इसके मीनिंग समझा रहा है 6412 के। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कंपनी में कब होता है? 20% या उससे ज्यादा इक्विटी। फर्म वगैरह में 1/5 यानी 20% से ज्यादा आपका प्रॉफिट का क्या होना चाहिए? शेयर। तो आपका रिलेटिव का मीनिंग हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, ब्रदर सिस्टर, बच्चे और पेरेंट्स। ये क्या है? रिलेटिव। आपके 20% शेयर देखने हैं ना, 20% शेयर, ये सब जोड़ के देखने हैं। इनके पास कितने कितने शेयर हैं, फादर के पास शेयर हैं वो भी जोड़ लो, भाई के पास हैं वो भी जोड़ लो, अपने पास हैं, वाइफ के पास हैं, बच्चों के पास हैं, सब जोड़ लो। अगर 20% से ज्यादा हुए तो आपका उस कंपनी में क्या हो जाएगा? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, बता दिया। अदर इनकम इसको जोड़े बिना, जिसकी ज्यादा है उसमें दोनों सैलरी जाके जोड़ देना, अगर दोनों वहां बिना नॉलेज के काम कर रहे हैं तो। देखो सुनो, मान लो क्लबिंग होएगी होएगी, चाहे इनकम टैक्स का फायदा हो चाहे नुकसान हो इस केस में, तो देखो कैसे। ये वाला केस सुनना, मैं कह रहा हूं राम ने वाइफ को क्या दिखा दिया? जॉब। किसमें? एक्स प्राइवेट लिमिटेड में, जबकि उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है एक्स प्राइवेट लिमिटेड में काम करने की। और एक्स प्राइवेट लिमिटेड में आपका कंट्रोल कितना है? मान लो 21। क्लबिंग होगी? होगी। अब होगी क्लबिंग, क्योंकि आपका कंट्रोल कितना है? आधे से ज्यादा। अब मुझे बाद में पता लगा राम की इनकम कितनी है? 8 लाख। वाइफ की इनकम 25 लाख। क्लबिंग नहीं करते राम में, वाइफ में जोड़े रखते तो इनकम टैक्स का फायदा था। ऐसे थोड़ी जहां मन करे कोई रूल, जहां मन। क्लबिंग होनी है तो होके रहेगी। बिना क्वालिफिकेशन के जॉब कर रही है वो हस्बैंड में आके जुड़ेगी, चाहे हस्बैंड की इनकम कम है तो भी जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्लबिंग लॉस पॉजिटिव गेन कुछ भी हो, जहां होनी है वहां होगी। क्लियर है? एक बार जिसके अंदर इनकम जुड़ गई हर साल ऑफिसर उसी में जुड़ेगा। जैसे वाइफ की इनकम किस में जुड़ गई? हस्बैंड में। तो उम्र भर इनकम टैक्स ऑफिसर किस में जोड़ेगा वो इनकम? वाइफ में। जब तक कि आप उसको ऑब्जेक्शन ना करो, वो मान लेगा हर बार ऐसा ही होगा, हर बार इनकम आएगी वाइफ को, वो किस में जुड़ेगी? हस्बैंड। दोनों सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, दोनों के पास स्किल नहीं है। कैसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं जिसमें दोनों का क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो दोनों की सैलरी किस में जुड़ेगी? एक उसकी खुद की, एक दूसरे की, यानी दोनों सैलरी जिसकी अदर इनकम ज्यादा है। एक बार जिसकी ज्यादा है उसमें जोड़ दी ना, हर साल चेक नहीं करेगा इनकम टैक्स, हर साल उसी में जोड़ेगा, जब तक कि आप अलग ऑब्जेक्शन ना करो। तो देखो ये वाला क्वेश्चन थर्ड। एस के पास 11% शेयर है राम लिमिटेड में, और मिसिस के पास 10% शेयर है। मिस्टर एक्स के पास कितने शेयर हैं? 11। मिसिस एक्स के पास कितने शेयर हैं? 10। दोनों के मिला के कितने हो गए? 21। इनकी अदर ग्रोस सैलरी 3.5, 3.20 राम लिमिटेड से। राम लिमिटेड में ही तो ये क्या करते हैं? इनके पास शेयर है, और राम लिमिटेड में ये दोनों जने नौकरियां करते हैं। इनकी बिजनेस की, पर्सनल लाइफ की कमाई है। तो क्या करूं? ये नीचे नोट है, कह रहे इनकम निकालो मिस्टर मिसिस की, अगर दोनों के पास कोई स्किल नहीं है तो ये दोनों सैलरियां किस में जाके जोड़ दूं? जिसकी इनकम ज्यादा है। मिस्टर अदर इनकम, मिस्टर एस। पीजीबीपी की इनकम है ना, इसकी कितनी? किस में जोड़ दूं ये सैलरी? बोलो। दोनों। मिसिस में। 350 का 3 लाख रह जाएगा।
320 -50 कितना आ गया? 7 770 मिसिस के लिए क्या हो गया? टैक्सेबल। बोलो कोई डाउट? जिसकी इनकम ज्यादा है उसमें जोड़ ली। कह रहा है मिस्टर इलस्ट्रेशन 1, मिस्टर ए के पास 25% शेयर है कंपनी में, अच्छी चलती है। मिसिज ए या नौकरी करती है सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की, 30,000 रुपए महीने में, लेकिन कहता है इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सॉफ्टवेयर क्या कंप्यूटर का कीबोर्ड तक भी समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब काम करती नहीं, और उसको सैलरी मिल रही है 30,000 के हिसाब से 360, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन काट के 310 किस में जोड़ लेंगे? हस्बैंड में। अदर इनकम मिस्टर की 7 लाख, मिसिस की कितनी? 4 लाख। कंप्यूट करो मिस्टर ए की अदर इनकम कितनी है, बोलो। अदर इनकम कितनी है मिस्टर की? 7 लाख। वो सैलरी कितनी जोड़ दूं मिस्टर में? 30,000 रुपये महीना -50 कितना आ गया? 310। जोड़ना इनकम कितनी होगी? ₹10,10,000। बोलो मिसिस की इनकम आ गई? बोलो। अच्छा, हस्बैंड की है ये, एक ही मिस्टर की, क्योंकि मिस्टर की इनकम 7 लाख थी, उसमें जा जुड़ा, क्योंकि वाइफ वहां काम नहीं कर रही थी कोई। कर लोगे ना? यहां भी 344 उसको मिल रहा है, ये कंप्यूटेड है, बिना क्वालिफिकेशन के मिल रहा है। 344 पे टैक्स कौन देगा? इसका मतलब मिस्टर देगा टैक्स। मिस्टर की खुद की इनकम 30,000 और है, तो 344 और 30 कितना हो गया? 374 पे टैक्स मिस्टर भी देगा। वाइफ के पास एक घर है, वो किराया भर रही है, किराया ले रही है, 6,000 इंटू 12 -30% स्टैच्यू डिडक्शन, 50,400 वाइफ की इनकम आएगी। एक घर है किराए पे चढ़ा रखा है, 50,400। बोलो सैलरी तो हस्बैंड में जा जुड़ी, क्योंकि वो कुछ काम वहां नहीं कर रही थी। बोलो देखते हैं, छोटा सा ब्रेक।